सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक क्या आपको निदामत नहीं कि आप जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जैसे जज की हिमायत करते हैं जिसका आज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ मवाजना किया जा रहा है। ये सवाल एक ऐसे दोस्त ने किया था जिसको मैंने चंद साल कबल जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की वजह से नाराज़ किया था। मेरे ये दोस्त साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब थे। एक मुलाकात में बाजवा साहब ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को इंतहाई मुतआसिब और बददियानत जज करार दिया। मैंने काजी साहब का दिफा किया और कहा कि अगर आप इस जज के खिलाफ किसी कार्रवाई का सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। आर्मी चीफ ने पूछा कि क्या आप जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को ज़ाती तौर पर जानते हैं। मैंने बताया कि इन जज साहब से मेरी मुलाकात तो दूर की बात कभी अलग सलग भी नहीं हुई। ये सुनकर बाजवा साहब ने कहा कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस किस्म के इंसान हैं। मुझे समझ आ चुकी थी कि फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के फैसले से आर्मी चीफ नाराज हैं और काजी साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। अभी इस रेफरेंस की किसी को कानो कान खबर न थी, मुझसे न रहा गया। मैंने 15 अप्रैल 2019 को रोजनामा जंग में शौदा से गद्दारी के उन्वान से कॉलम में जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ ताकतवर हलकों के मुतवक्को कार्रवाई का बांडा फोड़ दिया और लिखा कि काजी फ़ैज़ ईसा से लड़ने की बजाय इस दुश्मन से लड़ें जो हमें आपस में लड़ाकर फायदा हासिल करने की कोशिश करता है और अपने शौदा के खून से गद्दारी न करे। मैंने इस कॉलम में जनरल बाजवा के साथ होने वाली गुफ्तगू का कोई हवाला नहीं दिया था, लेकिन इनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने आर्मी चीफ का शिकवा मुझ तक पहुंचा दिया। इस दोस्त ने गुजारिश की कि मैं आइंदा जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का दिफा न करूं। मैंने इस दोस्त की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए 25 अप्रैल 2019 को आखिरी फतह के उन्वान से कॉलम में एक दफा फिर ये लिख मारा कि अदलिया को फतह करने की कोशिश न की जाए क्योंकि आखिरी फतह आईन और कानून की होगी। अभी तक जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। मेरे कॉलमों से जो खलबली मची इसने वजीर आजम इमरान खान को भी परेशान कर दिया। एक दिन खान साहब ने मुझे वजीर आजम हाउस बुलाया और कहा कि वो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब मैं रुखसत हो रहा था तो खान साहब ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा कि तुम जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को बता दो कि मैं इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। मैंने वजीर आजम को बताया कि मैं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को जानता हूँ, ना मेरा इनसे राब्ता है। मैं तो सिर्फ इसलिए बार बार कॉलम लिख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमत को अदलिया से महाजराई नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वजीर आजम ने जबान से अंग्रेजी में सिर्फ ये लफ्ज अनबिलीवेबल। इसी शाम जनरल बाजवा और मेरे मुश्तरका दोस्त ने मुझसे शिकवा किया कि आपने मेरी गुजारिश का लिहाज नहीं किया और वाकई मैंने भी ज्यादती की हद तक इस दोस्त के साथ बदलिहाजी कर दी। यही दोस्त अब मुझसे डरते डरते पूछ रहा था कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की हिमायत पर आपको निदामत है या नहीं। सवाल सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा। गलती का एतराफ़ करने में बखल से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे निदामत तो नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर है। मेरा ख्याल था कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में जो फैसला लिखा वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि खुद मैंने भी हमेशा सियासत में खुफिया इदारों की मदाखलत पर तनकीद की है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दरअसल असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तसलसल था, लिहाजा मैं किसी जज की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा था जिसकी वजह से मैंने ज़ाती तौर पर बहुत तकालीफ उठाई। कमाल ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे ज़ाती तौर पर यकीन दिलाया था कि वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे, लेकिन चंद दिनों बाद उन्होंने ये रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया और सदर ने यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया। 11 जून 2019 को रोजनामा जंग में रुसवाइयों से डरता हूँ के उन्वान से मैंने इमरान खान को याद दिलाया कि आपने तो वादा किया था कि आप रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे, लेकिन आपने तो रेफरेंस भिजवा दिया। वुकला की तंजीमों और सिविल सोसाइटी काजी फ़ैज़ ईसा के साथ खड़ी हो गई और इनके साथ खड़े होने वालों को डराया और धमकाया जाने लगा। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के साथ मेरी पहली बाकायदा मुलाकात लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। मैंने अपनी तकरीर में इनके खिलाफ रेफरेंस की मजम्मत की तो वो हाजरीन में बैठकर मुझे सुन रहे थे। बादअज़ां उन्होंने मुझे अपने अंग्रेजी में लिखे गए मुकाले की नकल दी जो आज़ादी इज़हार के मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था। इनके चीफ जस्टिस बनने तक मैं इस गलतफहमी में रहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को मैंने सकूते आइन के खतरे पर कॉलम में लिखा कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा सकूते आइन नहीं होने देंगे क्योंकि सकूते आइन हमें सकूते डाका से बड़े सानहे से दो चार कर सकता है। अफसोस कि मेरी राय बिल्कुल गलत निकली। चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ैज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में अपने फैसले की खुद ही खिलाफ वर्जी की और वो खुफिया इदारों की सियासत में मदाखलत के सहूलतकार बन गए। वो बुरे वक्त में बाग बाग कर आसमा जहांगीर
कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचते थे। चीफ जस्टिस बने तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को रऊनत से ठुकराते हुए कहा कि जज तकरीरें नहीं करते बल्कि फैसले लिखते हैं। काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज इनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराया। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलूचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफा हुआ। काजी साहब इन मामलात पर न सिर्फ खामोश रहे बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिनका इनके पास कोई सबूत न था। इनका असल किरदार मुबारक सानी केस में सामने आया, जिसमें वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए और इसी केस की वजह से मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत न बनने दी ताकि काजी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस न बन जाएं। काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने किरदार से पंजाब पर एक एहसान फरमाया है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिए ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से गैर पंजाबी वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया।